दोस्तों, दिन प्रतिदिन बदलती हुई जीवन शैली, अनियमित दिनचर्या, खान पान में लापरवाही, पर्यावरणीय असंतुलन, इन सभी चीजों का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे तरह तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और मेटाबॉलिज्म संबंधी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। जी हाँ, मेटाबॉलिज्म संबंधी एक ऐसा ही विकार है जो भी बड़ा प्रचलन में है। तो ये क्या है, क्या कारण है, कैसे निवारण किया जाए, इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर एंड हेड इन एंडोक्राइन मेडिसिन डॉक्टर प्रीति दबड़घाव जी को। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल आपसे यही है कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, ये सरल भाषा में जो हमारे आमजन हैं उन तक कैसे ये अब बात पहुंचेगी? जैसे कि आपने कहा कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ये हमारे जीवन शैली से संबंधित है। अनियमित और अड़वाच्य जीवन शैली जो है उसके कारण होने वाले शरीर में विकार या बदलाव या नुकसान जो हमारे शरीर को होता है उसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम असल में 5-6 लक्षण किसी एक पर्टिकुलर या किसी बीमारी के लिए एक साथ हो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। तो जब वो मेटाबॉलिज्म से संबंधित है तो हम उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें 5 बिंदु हैं, जैसे कि एक तो हमारा मोटापा हम नापते हैं कि हमारी कमर की मोटाई कितनी है। दूसरा, ऊंचा ब्लड प्रेशर हो तो आमतौर पे एक एडल्ट व्यक्ति के लिए 130-140 ऊपर वाला, जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और 80 नीचे वाला। इससे यदि ऊपर ब्लड प्रेशर हो या हमें शुगर हो, या तो खाली पेट शुगर ऊंची हो या हमें डायबिटीज की बीमारी हो। उसके बाद फिर कोलेस्ट्रॉल जो हमारे रक्त धमनियों में जो जमा हो जाता है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक की रिस्क होती है, वो यदि हमारा ऊंचा हो, इनमें से 3 कोई भी विकार हो तो उससे कहते हैं कि इस व्यक्ति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ये 4-5 चीजें हैं जिनमें खराबी आने को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ओवरऑल हमारा कितना हम जिएंगे इसको दर्शाता है, क्योंकि ये सारे ऊंचा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल का विकार, मोटापा, ये बहुत सारी अपने साथ बीमारियों को लेके चलता है, जैसे हार्ट अटैक होने की रिस्क या स्ट्रोक होने की रिस्क, क्योंकि हमारी सारी ब्लड वेसल्स ना इससे सिकुड़ जाती हैं। तो जब ब्लड वेसल सिकुड़ेंगी तो शरीर पे असर आएगा ही। तो जैसा आप सारी ये बातें बता रही हैं, तो पहले तो बुजुर्गों को ये सारी बीमारियां होती थी, लेकिन ये जो अब हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, ये किस अवस्था में अधिकतर पाई जा रही है आजकल? ये अभी भी उतना सच है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका प्रचलन अत्यधिक है। लेकिन जैसे अपने भारतवर्ष की ही कुछ स्टडीज का डेटा कंपाइल करके बताया गया कि यदि हम एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो अस्पताल में आ रही है या कम्युनिटी में है, तो यदि हम बच्चों में भी देखें, बच्चे मतलब 16 साल से कम उम्र में भी देखें, तो कम्युनिटी में 12% और अस्पताल में जो बच्चों को स्टडी किया गया, भाई वो किसी कारण से दिखाने आ रहे हैं, तो उसमें 30%। तो आप समझ सकते हैं 12 से 30% प्रचलन है बच्चों में भी। तो ये मतलब खतरे की घंटी है जिसमें हमें अभी संभल जाना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये समस्याएं हो रही हैं? सबसे मुख्य कारण है हमारी अनियमित जीवन शैली, है ना। फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है जिसकी वजह से पूरे शरीर का एक संतुलन बिगड़ जाता है। न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून डिसरेगुलेशन हो जाता है, मतलब सभी तरह से हार्मोनल, इन्फेक्शन लड़ने की शक्ति और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सारा कारण है इम्बैलेंस, स्ट्रेस जिसका मुख्य कारण है। दूसरा है ये जैसे हम बोलते हैं ना NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये उस तरह का एक अभिन्न अंग है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। और हमारी जीवन शैली इतनी अनियमित हो गई है, उसकी वजह से वजन पे संतुलन नहीं है। तो हमारा जितना BMI, जैसे हम भारतवर्ष के लोगों के लिए बोलते हैं कि 18 से 23 BMI होना चाहिए। BMI मतलब आपका वजन आपकी ऊंचाई के मुकाबले या उसके अनुमान में कितना है ना, उसको एक मोटे लेमैन टर्म में BMI बोलते हैं। तो 18 से 23 नॉर्मल है, लेकिन अभी जो फैमिली हेल्थ सर्वे आया है उसमें 25 से ऊपर BMI भारतवर्ष के लोगों के लिए मोटा या ओबीज बोला जाता है। वही उसका प्रेवलेंस ही 15 से 45 साल की उम्र में सर्वे बताता है कि 21% है। आप समझ लीजिए कि 5 में से एक व्यक्ति मोटा या ओवरवेट या ओबीज है। तो वो तो एक मुख्य कारण हो ही गया। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है कि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है इनहेरेंटली जो हम लोग का है, उसमें हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और इन सारी बीमारियों का मूल कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जी, जिस तरीके से ये आपने सारे कारण बताया, तो कुछ लक्षण भी तो होते होंगे लोगों को कि किस तरह से हम इन चीजों से जूझ रहे हैं, क्या कारण है? असल में इसके कोई लक्षण नहीं है।
सिर्फ ये एक डायग्नोसिस है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशंस। सारी चीजें ले दे के फिर वही आती है कि यदि व्यक्ति मोटा है तो उसे केयरफुल होना है। मोटा मीन्स मैं आपने जो मोटा नहीं BMI बोलूंगी, बताया। ओवरवेट, मतलब आपका जितना वजन आपकी लंबाई के अनुसार होना चाहिए उससे अधिक है तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वो सब ले दे के यदि वो व्यक्ति का वजन ज्यादा है तो फिर ये सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तब पता पड़ता है। लक्षण नहीं आते, लक्षण तब आते हैं जब ऑलरेडी ऑर्गन खराब होने लगते हैं। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होल्ड्स वेरी ट्रू फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जी मैम, बिल्कुल। तो किस तरीके से इसकी रोकथाम की जाए? मैं अपनी क्लिनिक में बहुत एक साधारण सा उत्तर देती हूँ कि जो हमारे दादी बाबा जिस तरह की जीवन शैली थी, क्या खाते थे वो लोग, किस तरह से फिजिकली परिश्रम करते थे, श्रम करते थे, कहीं भी उठ के जाना है तो पैदल जाते थे या साइकिल पे जाते थे। जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, इफ वी गो बैक टू आवर रूट्स, यदि हम अपनी वही जीवन शैली लाएं तो हम 60 से 70% इस समस्या को पकड़ में ला सकते हैं, काबू ला सकते हैं। मैं मानती हूँ कि सारी चीजें जो हम साइकिल और ये संभव नहीं है, लेकिन खाना पानी तो संभव है, वो तो संभव है। पहले क्या होता था, देखिए कि तीज त्योहार पे मिठाई आती थी, है ना, 15 दिन में आप तला भुना खाते थे, मीठा खाते थे। अब तो रोज बच्चे टिफिन में पूरी पराठे के बगैर मानते नहीं हैं। और सिर्फ इसी तक नहीं निर्भर है, और भी चीजें हैं जो फास्ट फूड वगैरह हैं, उन्हें बिल्कुल चाहिए फास्ट ही फूड तो चाहिए। हर गली नुक्कड़ पे आपको चाउमीन और बर्गर और सब मिल जाएंगे। और तो और आपको मैगी और ये जो चिप्स हैं वो आपका जिस हिसाब से इंटरनेट वाईफाई गली कोने में बिल्कुल दूर दराज के गांवों में पहुंच गया है, वैसे मैगी और बर्गर पहुंच गया है। देखिए इवोल्यूशन जो होता है ना, मनुष्य का जो शरीर, और हम इतने बीसियों सदियों से जो हम शरीर इवॉल्व होता है ना धीरे धीरे, तो शरीर को उतना समय चाहिए, 20 पीढ़ियां, टू डाइजेस्ट इफेक्टिवली बर्गर एंड चाउमीन, एंड वी हैव डन इट इन 2 जनरेशंस। तो हमें कहीं ना कहीं तो उसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा ना, जो हमने नुकसान किया अपने शरीर को उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना। तो उसके लिए बहुत जरूरी है 2-3 चीजें हैं। एक तो फास्ट फूड जितना आप लिमिट कर सकें उतना लिमिट करें, घर में बना हुआ खाना खाएं। माँ नौकरी करती है, हर बार ताजा ना बना सके पर सुबह का तो शाम को आप खा सकते हैं, पर वो घर का बना हुआ है ना। और जिसे हम बोलते हैं ना, आपकी थाली कलर्ड प्लेट होनी चाहिए ना, जैसे हरा पीला लाल सब होना चाहिए। तो जैसे गाजर भी है, गोभी भी है, मटर भी है, साग भी है, दाल भी है, तो हरा लाल पीला सब तरह का खाना हो गया। तो उस तरह का आपके खाने में रोटी चावल एक समूह हो गया, सब्जी फल एक समूह हो गया, दाल दूध दही पनीर एक समूह हो गया, और घी तेल एक समूह हो गया। तो इस सब का एक संतुलित आहार आपका होना चाहिए जो दिन में आप 3 बार लें। कोई भी प्रोसेस्ड फूड है, टिंड फूड है और चॉकलेट्स आइसक्रीम्स हैं, जहां तक संभव हो तीज त्योहार के लिए रख लें। देखिए ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको पहले, लेकिन जब आप उस पर काबू पा लेंगे तो फिर देखिए फिर आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा होता है। और आपको खुद को अच्छा लगेगा क्योंकि आप में एनर्जी लेवल ज्यादा रहेगा, आप ज्यादा काम कर पाएंगे। और मोर ओवर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या इवन जो एडल्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से करते हैं, उनको देखिएगा उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है इन सब चीजों से। तो एक उसका ये एडवांटेज है। मैम आप किन टेस्ट या जांच की सलाह देना चाहती हैं? देखिए चूंकि हमारे यहाँ डायबिटीज जो है वो बहुत कॉमन है, तो वैसे भी 30 वर्ष की आयु के बाद हर व्यक्ति को अपना फास्टिंग शुगर और खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर साल में एक बार जांच करा लेना चाहिए। एक तो ये है, संतुलित रहे तो वजन, ब्लड प्रेशर हमेशा जब भी आप किसी डॉक्टर के पास किसी भी कारण से जाएं, साल में एक बार जरूर बीपी नपवाएं। और बाद में फिर यदि इनमें भी कोई खराबी आती है तो फिर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल और बाकी जांचें कराना आवश्यक है। 3 जांचें तो बहुत ही सिंपल है, वजन, बीपी और शुगर। तो मैम आप हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए और हमारा जो समाज है उसको क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरा एक वाक्य था, प्लीज गो बैक टू योर रूट्स। आज से जो 50 साल पहले हमारे यहाँ होता था ना कि रोटी सब्जी दाल चावल एक स्टैंडर्ड खाना था सुबह शाम का, और बाकी सारी चीजें बिल्कुल एक स्पेशल ओकेजन के लिए होती थी। कोशिश करके पहले 20 दिन से शुरुआत करिए कि हर हफ्ते में 5 दिन ही करिए, धीरे धीरे बढ़ के वो महीना भर भी हो सकता है पूरा। और जहां तक संभव हो उठ के काम करिए। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज भी आपको बहुत मददगार साबित होगी। तो डॉक्टर प्रीति दबड़घाव जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे जो भी श्रोतागण हैं उनको आपने इतनी जरूरी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।